विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रीता श्रीवास्तव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे सरकार और उसके अंग। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है कि राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और सरकार जो है वो राज्य के 4 अनिवार्य तत्वों में से एक प्रमुख तत्व है। यह ऐसा तत्व है जिसके द्वारा ही राज्य और उसकी प्रभुत्व शक्ति को साकार रूप मिलता है। और सरकार का निर्माण, स्वयं सरकार का निर्माण भी उसके 3 अंगों से मिलकर होता है। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य है राज्य के लिए कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य है उन कानूनों को क्रियान्वित करना, और न्यायपालिका का कार्य है कि जो इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनको दंडित करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन तीनों अंगों के आपसी सहयोग से सरकार का निर्माण होता है। अब हम पढ़ें कि अब हम सरकार के प्रमुख और महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानें कि व्यवस्थापिका का क्या अर्थ है। देखिए, किसी भी राज्य के लिए कानून निर्माण करने वाली संस्था को व्यवस्थापिका कहा जाता है। व्यवस्थापिका की उत्पत्ति के संबंध में कोई सुनिश्चित मत तो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, परंतु प्राचीन काल में सरकार शासन की समस्त शक्तियाँ एक ही व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होती थी, और इस प्रकार से सरकार या जो कार्यपालिका है या जो शासक वर्ग है वह ही व्यवस्थापिका का कार्य भी करते थे। किंतु आधुनिक युग में ये स्थिति मध्यकाल तक रही, किंतु आधुनिक युग में जैसे ही लोकतांत्रिक राज्यों का उदय हुआ वैसे ही व्यवस्थापिका का अस्तित्व भी दिखाई दिया। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में व्यवस्थापिका का निर्माण जनप्रतिनिधि संस्था के रूप में होता है, जबकि जो समग्रतावादी राज्य होते हैं या सर्वाधिकारवादी राज्य होते हैं या जिनको हम अधिनायकवादी राज्य भी, तानाशाही शासन व्यवस्था वाले राज्य होते हैं, वहाँ पर व्यवस्थापिका का निर्माण शासन की सुविधा के अनुसार किया जाता है, शासक वर्ग की इच्छा के अनुसार किया जाता है। आधुनिक युग में इंग्लैंड की संसद दुनिया की सबसे पहली लोकतांत्रिक संसद है। ऐतिहासिक दृष्टि से पहली लोकतांत्रिक संसद मानी जाती है, और इंग्लैंड की संसद को संसदों की जननी भी कहा जाता है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में व्यवस्थापिका को संसद का नाम दिया गया है। अमेरिका में इसे कांग्रेस कहा जाता है, जापान में इसे डाइट कहा जाता है, फ्रांस में राष्ट्रीय सभा कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में इसे संघीय सभा के नाम से पुकारा जाता है। जिन देशों की शासन व्यवस्थाएं एक जैसी होती हैं उन देशों की व्यवस्थापिकाओं की शक्तियां और कार्यों में भी बहुत अधिक मात्रा में समानता होती है या बहुत कम अंतर पाया जाता है। लेकिन जिन देशों की जहाँ पर जो शासन व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं, विभिन्न अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ पर व्यवस्थापिका की शक्तियाँ, कार्य, संगठन इत्यादि में विस्तृत मात्रा में अंतर पाया जाता है। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका का एक जो सर्वसम्मत अर्थ लगाया जाता है वो ये है कि व्यवस्थापिका का आशय या अर्थ किसी भी राज्य की सरकार के उस प्रमुख अंग से है या उस विशिष्ट अंग से है जो कि किसी भी राज्य के लिए कानून निर्माण और नीति निर्माण का कार्य करती है। अब व्यवस्थापिका के कार्य कौन कौन से होते हैं? देखिए,
दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं सामान्यतः पाई जाती हैं, एक तानाशाही वाली शासन व्यवस्थाएं और एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं। जो तानाशाही वाली शासन व्यवस्थाएं हैं, सर्वाधिकार वाली शासन व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण होता है और वहाँ पर समस्त शक्तियाँ जो हैं व्यवस्थापिका जो है कार्यपालिका के जो है कार्यपालिका का अनुकरण करती है या व्यवस्था कार्यपालिका जैसा चाहती है वैसा ही व्यवस्थापिका करती है। इस प्रकार से सर्वाधिकारवादी राज्यों में व्यवस्थापिका की जो शक्तियाँ और जो प्रभाव है वो उतना नहीं होता है जितना कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले राज्यों में व्यवस्थापिका के कार्य और शक्तियाँ महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत प्रभावशाली होते हैं और वो जनप्रतिनिधि संस्था के रूप में कार्यपालिका के से मुक्त होकर कार्य करती है। अब हम पढ़ेंगे कि एक लोकतांत्रिक राज्य में व्यवस्थापिका के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला व्यवस्थापिका का कार्य है कानून का निर्माण करना। देखिए, व्यवस्थापिका का सबसे पहला कार्य है जो कि हम अभी कई बार पढ़ चुके हैं कि कानून का निर्माण करना। व्यवस्थापिका जो है संविधान के तय सीमाओं के अनुसार जो है कानून निर्माण का कार्य करती है और इस प्रकार से जो है देश की ज़रूरतों के अनुसार कानून का निर्माण करती है, पुराने कानूनों में संशोधन करती है और कानूनों को समाप्त भी कर सकती है। अब हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका जो है संविधान कानूनों का निर्माण मनमाने तरीके से नहीं कर सकती है, वो संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कानून निर्माण का कार्य करती है। सामान्यतः व्यवस्थापिका में किसी भी विधेयक को 3 वाचनों और कमेटी की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। यानी प्रत्येक जो भी विधेयक होता है, विधेयक का मतलब होता है कि किसी भी विषय के संबंध में कानून निर्माण के लिए जो प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है उसे विधेयक कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो भी विधेयक संसद में पेश होता है उसके 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। यहाँ पर वाचन से मतलब है कि इसे 3 बार पढ़ा जाता है। सबसे पहले वाचन में उसे संसद में रखा जाता है, उसके उद्देश्य और उसके महत्व के बारे में बताया जाता है। द्वितीय वाचन में उसके ऊपर चर्चा होती है, विस्तार से चर्चा होती है और तृतीय वाचन में पुनः चर्चा के बाद उस पर जो है उसे पारित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी विधेयक के 3 वाचन होते हैं और वह कमेटी की अवस्थाओं से गुजरने के बाद जो है उसे राष्ट्राध्यक्ष के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और वो कानून का रूप धारण कर लेता है। दूसरा व्यवस्थापिका का कार्य है संविधान में संशोधन करना। व्यवस्थापिका का ये कार्य है कि वो वर्तमान संविधान में किसी प्रकार की समय और आवश्यकता परिस्थितियों के अनुसार संशोधन की ज़रूरत है तो वो संशोधन का कार्य करती है। देखिए, जिन देशों में संविधान लचीला होता है वहाँ पर संसद कानून निर्माण की जो सामान्य प्रक्रिया होती है, विधायी प्रक्रिया जो सामान्य विधायी प्रक्रिया होती है उस विधायी प्रक्रिया के अनुसार ही संविधान में संशोधन भी कर देती है। यानी संविधान में संशोधन के लिए किसी विशेष प्रक्रिया को अपनाने की ज़रूरत नहीं होती है जैसा कि ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में जिस प्रक्रिया से एक सामान्य कानून का निर्माण होता है उसी प्रक्रिया से संविधान में संशोधन का कार्य भी संसद कर देती है। लेकिन जिन देशों में संविधान कठोर होता है वहाँ पर संविधान में संशोधन के लिए सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से अलग एक प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है और उस प्रक्रिया के अनुसार ही संविधान में संशोधन किया जाता है। भारत जैसे देशों में संविधान पूरी तरीके से न कठोर है और न लचीला है। यहाँ पर
संविधान में संशोधन 3 तरीके से होता है। संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें कि सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। और संविधान के कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण संशोधन जो हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हैं, उनमें संशोधन के लिए दोनों सदनों के 2/3 बहुमत प्लस राज्यों की विधानसभाओं के बहुमत की भी ज़रूरत होती है। अगला है राष्ट्रीय बजट पर नियंत्रण। देखिए, व्यवस्थापिका जो है बजट के ऊपर भी नियंत्रण रखती है, क्योंकि व्यवस्थापिका की स्वीकृति और सहमति के बिना कार्यपालिका एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती है। व्यवस्थापिका की सहमति मिलने पर ही कार्यपालिका जो है किसी प्रकार का पैसा खर्च कर सकती है या लोगों से पैसा ले सकती है। तो व्यवस्थापिका जो है इस उद्देश्य से जो है बजट पारित करती है और बजट के ऊपर नियंत्रण के रूप में वो सब ये देखती है कि या व्यवस्थापिका ही होती है, वो ये देखती है कि किन किन मदों से पैसा प्राप्त किया जा सकता है। या हम कह सकते हैं कि सरकार की कुल कितनी आय होगी और उसे किन मदों से प्राप्त किया जाएगा। दूसरी बात, व्यवस्थापिका ही तय करती है कि सरकार का कुल कितना व्यय होगा और किन किन मदों पर कितना व्यय किया जाएगा। तो इस प्रकार से बजट पारित करने का कार्य करके वो वित्तीय कार्यों में भी भाग लेती है। अगला है कार्यपालिका पर नियंत्रण, यानी व्यवस्थापिका जो है वो प्रशासन के ऊपर नियंत्रण का कार्य भी करती है। जहाँ पर संस्थात्मक शासन व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ पर व्यवस्थापिका जो है, वहाँ पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और इसलिए वहाँ पर व्यवस्थापिका का कार्यपालिका के ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है और प्रभावशाली नियंत्रण होता है। ऐसे ही शासन व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिका जो है वो प्रश्न पूछकर, कार्यपालिका से संसद में प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव के माध्यम से नियंत्रण रखती है। साथ ही साथ वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को पदच्युत भी कर सकती है। इस प्रकार से संस्थात्मक शासन व्यवस्थाओं वाले देशों में कार्यपालिका के ऊपर व्यवस्थापिका का प्रभावशाली नियंत्रण रहता है। लेकिन जहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ पर कार्यपालिका के ऊपर व्यवस्थापिका का प्रत्यक्ष नियंत्रण न होकर अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति को प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करने का अधिकार होता है, विदेशों से संधियां करने का अधिकार होता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने इन कार्यों को जब भी संपन्न कर पाता है या प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करने के लिए, विदेशों से संधि करने के लिए उसे संसद की, वहाँ की कांग्रेस के द्वितीय सदन अर्थात जो सीनेट है उसकी स्वीकृति और सहमति की जरूरत होती है। यदि सीनेट उनके ऊपर सहमति नहीं देती है तो राष्ट्रपति उन पदों पर नियुक्तियां नहीं कर सकता है और विदेशों से संधियां भी करने में असमर्थ रहता है। प्रथम विश्व युद्ध में वुडरो विल्सन के द्वारा वुडरो विल्सन ने जो है राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण प्रावधानों का निर्माण किया, लेकिन अमेरिका स्वयं राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका क्योंकि उसको जो है अमेरिका की सीनेट ने सहमति प्रदान नहीं की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भी कार्यपालिका के ऊपर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में होता है। नेक्स्ट है न्याय संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करती है, जैसे जो ब्रिटेन की
ब्रिटेन की संसद का द्वितीय सदन लॉर्ड सभा जो है वहाँ सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही साथ जो भारत आदि देशों में जो संसद है वो जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर और उसको पास करके उनको उनके पद से पदच्युत कर सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि न्यायिक कार्य भी करते हैं। अगला है कुछ अन्य कार्यों में पहला कार्य है निर्वाचन संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका जो है निर्वाचन संबंधी कार्यों कार्यों को करती है। जैसे यदि हम भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन और राज्यों की व्यवस्थापिकाएं भाग लेकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करती हैं। संसद के दोनों सदन मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड में भी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का और न्यायाधीशों का निर्वाचन भी व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो है आयोग व समितियों की नियुक्ति संबंधी कार्य। किसी भी व्यवस्थापिका जो है वो किसी भी मामले की जांच के लिए आयोग और समितियां नियुक्त करती हैं और उसके बाद उनके निर्णयों के ऊपर विचार करने का काम किया जाता है। इसके बाद विचार विमर्श व जन भावनाओं की अभिव्यक्ति। जो व्यवस्थापिका है वो जनप्रतिनिधि संस्था होती है, इसलिए जनता की जो भी समस्याएं होती हैं उनके ऊपर वहाँ पर विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है और उनके समाधान खोजे जाते हैं। साथ ही साथ वह चूँकि जनप्रतिनिधि संस्था होने के नाते जनमत की इच्छा की अभिव्यक्ति भी व्यवस्थापिका में की होती है। इसके बाद है नीति निर्धारण संबंधी कार्य। चूँकि व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य जो है प्रशासन के लिए नीति का निर्माण करना है और उन नीतियों के अनुसार ही कार्यपालिका अपने कार्यों को संपादित करती है। जैसे भाषा नीति, विदेश नीति, गृह नीति, शिक्षा नीति। तो इन विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्धारण का कार्य भी संसद के द्वारा ही किया जाता है।